स्क्रीन विजिबल है सभी को? कोई भी एक थम्स अप करके बता दीजिए। ओके, ठीक है। सो आज हमने अभी नर्वस सिस्टम पूरा पढ़ा हुआ था लास्ट वीक। अब आज हम देखने वाले हैं कि नर्वस सिस्टम से रिलेटेड क्या-क्या बीमारियां या डिसऑर्डर्स हैं। तो नर्वस सिस्टम को हम जब भी देखते हैं तो ये दो तरह से काम करता है। एक तो फिजिकल करता है और एक करता है एब्स्ट्रैक्ट। तो ये जो फिजिकल है जिसको हम ब्रेन कहते हैं, तो जो इससे रिलेटेड बीमारियां होती हैं वो किस में आती हैं? न्यूरोलॉजिकल में। न्यूरॉन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, और जो एब्स्ट्रैक्ट में आती हैं उनको हम कहते हैं साइकेट्रिक डिसऑर्डर। तो ये दो तरह के डिसऑर्डर हमको इसमें पढ़ने हैं। अब ये एक जो बीमारी है ये हमने जब नर्वस सिस्टम को हम पढ़ रहे थे तब भी पढ़ा था कि जो हमारा ब्रेन होता है वो चूंकि हमारी बॉडी का मेन पार्ट है, विदाउट ब्रेन हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो नेचर ने उसको ऐसा बनाया है कि वो बहुत सेफ रहे। तो नेचर ने क्या किया है, सीएनएस को या ब्रेन को एक छोटे से स्कल के अंदर प्रोटेक्ट किया है। ये जो स्कल बोन होती हैं, ये 8 होती हैं, ये इमूवेबल होती हैं, इनको हम मूव नहीं कर सकते हैं। और वो ऐसा एक छोटा-सा चैम्बर टाइप का बनाती हैं जिसके अंदर ब्रेन होता है। और ये स्कल और ब्रेन के बीच में भी एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम बोलते हैं मेनिन्जेस। और ये जो मेम्ब्रेन होती है इसका काम क्या होता है? ये भी 3 पार्ट में होती है, 3 मेम्ब्रेन्स में होती है। तो इसके जो मिडिल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है जिसको सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं, सीएसएफ। और इसका मेन काम क्या होता है कि हमारे ब्रेन में कोई भी जर्क के लिए शॉकअप का काम देना या हमारे ब्रेन को बाहरी आघातों से बचाना। लेकिन किन्हीं कारणवश जब ये इन्फेक्टेड हो जाती है और इसमें स्वेलिंग आ जाती है, तब जो प्रॉब्लम होती है उसको हम कहते हैं मेनिंजाइटिस। मतलब हमारी ये जो ब्रेन की मेम्ब्रेन होती है, इस मेम्ब्रेन में ये नॉर्मल है और इसमें वायरल इन्फेक्शन होकर और इसमें कुछ स्वेलिंग आ गई, और इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं मेनिंजाइटिस। इस प्रॉब्लम में होता क्या-क्या है? फीवर आ जाता है, बहुत सिर दर्द बहुत तेज रहेगा, आपको अपने कंधे, गर्दन सब ऐसा लगेगा कि एकदम स्टिफ हो गए हैं, कड़क हो गए हैं या जकड़ गए हैं, लाइट आपको अच्छी नहीं लगेगी। हो सकता है वॉमिटिंग या चक्कर आना ऐसी पोजीशन हो जाए, या आप किसी भी चीज़ को जो भी कोई आपसे बात कर रहा है तो आप अपने आप को बहुत कन्फ्यूज़न की पोजीशन में फ़ील करें। ये जब थोड़ा-सा और बढ़ जाता है तो इसमें कुछ ऐसे जो एब्डोमेन रीजन में पैचेज़ आ जाते हैं। कई बार ये थाई रीजन में भी ये पैचेज़ दिखते हैं। तो इस तरह के ये स्पॉट्स आ जाते हैं। तो ये इसके सिम्पटम होते हैं। और इसका ट्रीटमेंट क्या है? मेडिसिन्स होती हैं सर्टेन। अभी हम जो यौगिक इसका ट्रीटमेंट है वो पूरा हम लास्ट में एक साथ देखेंगे। तो अभी हम सिर्फ एलोपैथी की बात कर रहे हैं कि इसमें कुछ मेडिसिन्स आती हैं जो वहाँ के इन्फेक्शंस को कंट्रोल करके उनको अपने नॉर्मल स्थिति में लेके आती हैं। अब सेकंड हम अगर हेड से रिलेटेड प्रॉब्लम देखें तो हेडेक। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। और अकॉर्डिंग टू साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर हेडेक जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती है ना? ये सिर्फ हमारा एक स्टेट होता है और हम अपनी स्टेट को जैसे ही चेंज करते हैं, सपोज़ आपको बहुत सिर दर्द हो गया है, बहुत अधिक, और आपको अचानक से फ़ोन आता है कि कोई बहुत प्रिय व्यक्ति है, उसको हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ रहा है, इमरजेंसी है। तो आप देखिए आपका सिर दर्द गायब हो जाता है और आप उसके भागम-भाग में लग जाते हैं। तो जैसे ही आपकी स्टेट चेंज होती है, तो ये सिर दर्द गायब हो जाता है। तो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर के आधार पर तो ये जो है वो अम, ऐसी बीमारी है जो आपकी एक पर्टिकुलर स्टेट में होने के कारण होती है। अब ये भी हेडेक भी कई तरह का होता है।
जस्ट मिनट ना। हेडेक कई तरह का होता है। साइनस साइनस का जब हेडेक होता है तो वो दर्द कहाँ होता है? ज्यादातर आपके आईब्रो के आसपास या आपके नॉस्ट्रिल के दोनों तरफ, मतलब आंखों के ऊपर और नीचे। फिर टेंशन में जो हेडेक होता है वो जैसे हम एक हेयर बैंड लगाते हैं ना, यहाँ से पूरा ऐसा राउंड, लगभग उस तरह से वो एरिया डेवलप करता है। क्लस्टर कोई एक पॉइंट पर होता है और उस पॉइंट पर बहुत तेज दर्द होता है। माइग्रेन में कहीं भी हाफ जगह होता है, या तो साइड हाफ हो जाएगा या फ्रंट हाफ हो जाएगा, कोई भी हो सकता है। टीएमजे में कान के ऊपर के हिस्से में दर्द होता है, और ये जो नेक रीजन का होता है ये पैराइटल और पीछे जो गर्दन तक दर्द जाता है। तो ये बहुत सारे तरह के हेडेक होते हैं, और इनके दर्द होने के अपने एरिया होते हैं। इसमें कुछ और भी हम देखेंगे, जैसे माइग्रेन कोई एक आधे सिर में होता है, या तो साइड में या फ्रंट टू बैक, तो कोई भी एक रीजन हो सकता है। हाइपरटेंशन का मोस्टली जो दर्द होता है वो हमारे जो सिर का पिछला हिस्सा है, यहाँ पर होता है। स्ट्रेस में आपको बताया कि ये एक बैंड जैसे, एक कपड़े को हम सिर पर बांधें तो ये एक बैंड के जैसे होता है। पैरेंटल में पूरा सिर दर्द करता है, इवन नेक कंधे तक दर्द आता है। और इस तरह से आप देखें कि ये सबके, ये टीएमजे है, तो ये अलग-अलग जो सिर दर्द होते हैं उनके एरियाज जो हैं वो अलग-अलग होते हैं, और वो अलग-अलग जगह पर उनका दर्द होता है। अब हम देखें ये इसके सिम्पटम्स क्या होते हैं। एक तो सबसे बड़ा सिम्पटम होगा कि सिर में दर्द होना। अब उससे आप कैसे एनालाइज करेंगे कि किस एरिया में दर्द हो रहा है? तो आपको एक छोटा-सा क्लू मिलेगा कि इधर दर्द हो रहा है तो शायद ये दर्द हो। उसके अलावा भी बहुत सारे सिम्पटम्स ऐसे होते हैं जो होते हैं। तो वो कौन-कौन से होते हैं? जैसे आपको अ सिर में एक दर्द का तो एक हो गया, उसके अलावा आपको बहुत तनाव फ़ील होना, या अपना शरीर का कंधे और उसके ऊपर का हिस्से में एक टाइटनेस, ऐसा लगना कि कोई किसी ने कस दिया है, टाइट कर दिया है। या आपको साउंड अच्छा ना लगना, या किसी तरह की लाइट्स कोई होती हैं, वो अच्छा ना लगना, आपको लगेगा कि बस अंधेरे में आँखें बंद करके लेट जाएँ। या किसी तरह की वॉमिटिंग या नौशिया, इस तरह की कुछ सिम्पटम्स हो सकते हैं। हो सकता है आपको उस समय दिखना थोड़ा धुंधला हो जाए, आपको बहुत थकान महसूस हो। इवन किसी एक ऑब्जेक्ट पे जैसे हम फ़ोकस करते हैं ना, कि जैसे अभी हम स्क्रीन को लगातार देख रहे हैं, तो ये फ़ोकस करने में भी दिक्कत हो, आपको लगे कि वहाँ से हम नज़र को हटा लें। तो आपका मूड अचानक चेंज होने लगे, बिहेवियर चेंज होने लगे, आपको बहुत सारे ऐसे सेंसेशन फ़ील होने लगे, तो इस तरह के बहुत सारे सिम्पटम्स होते हैं, जो ड्यूरिंग हेडेक हो सकते हैं, और ये सभी में डिफरेंट होंगे। फिर हेडेक होने के कारण क्या-क्या होते हैं? एक तो होता है स्ट्रेस। जब भी व्यक्ति तनाव में रहता है, तो तनाव में रहना मतलब क्या करना, कि वो अपने अंदर हार्मफुल या बैड केमिकल्स को सीक्रेट करा रहा है। और जब भी बॉडी में ज़्यादा हार्मफुल या बैड जो केमिकल्स होते हैं या हार्मोन्स होते हैं, वो डिपॉज़िट होंगे, तो बॉडी का टॉक्सिसिटी लेवल बढ़ जाएगा। और टॉक्सिसिटी लेवल बढ़ने से उसको कहीं न कहीं बॉडी में प्रॉब्लम ज़रूर होगी। तो स्ट्रेस जो है वो एक बहुत बड़ा कारण है हेडेक का। मस्कुलर टेंशन, यदि आपके मसल्स प्रॉपर फ्लेक्सिबल नहीं हैं, कभी आपको डेंटल मतलब दाँत से या जबड़ों में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो वो भी आगे, जैसे होता है ना कि कई बार एक दाँत दर्द कर रहा है तो वो ऊपर सिर तक उसका दर्द जाता है। किसी तरह का कोई इन्फेक्शन है, आपकी डाइट ठीक नहीं है, आपने कई बार फ़ील किया होगा कि बहुत हैवी या ऑयली ले लेते हैं, तो सिर भारी हो जाता है, या कई बार सिर दर्द करने लगता है। आँखों में यदि पावर है और हम उस पर प्रेशर देकर पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं, या कुछ ऐसी आपने कोई मेडिसिन ली है जो आपके लिए हार्मफुल है, तो ये सब कारण होते हैं आपके सिर दर्द होने के।
अब जो मोस्ट कॉमन टाइप के सिर दर्द होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। एक तो होता है माइग्रेन, टेंशन, हाइपेनिक और क्लस्टर। ये जो 4 होते हैं ये प्राइमरी हेडेक माने जाते हैं और इसमें हम सबसे पहले देखेंगे माइग्रेन। तो माइग्रेन क्या होता है कि ये एक तरह का सिर दर्द है। उसमें क्या होता है कि कोई भी आधे हिस्से में सिर के ऐसा लगता है कि जैसे कुछ ब्लिंक धड़क रहा है ना? बीट कर रहा है। और इसमें बाकी सिम्पटम क्या होंगे कि जैसे आपको उल्टी का जैसा लगेगा, एक वॉमिटिंग सेंसेशन लगेगा, लाइट, साउंड आपको अच्छे नहीं लगेंगे और फिर आपको कई बार बॉडी मूवमेंट करना भी अच्छा नहीं लगेगा। और इसमें कुछ ट्रिगर पॉइंट होते हैं। जब भी माइग्रेन होता है, तो ये सबके अपने ट्रिगर पॉइंट होते हैं। जैसे कई लोग बहुत तेज़ साउंड सुनते हैं, तो उनको माइग्रेन होने लगता है। कई बार कुछ स्मेल ऐसी होती हैं कि वो ट्रिगर पॉइंट होती हैं माइग्रेन का। कई बार कुछ लाइट्स ऐसी होती हैं, कई बार कोई स्ट्रेस हो सकता है या हो सकता है कि बहुत क्राउड में जाने से हो जाए। अगर किसी तरह की आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, आप अल्कोहलिक हैं या किसी तरह का कोई हार्मोनल चेंज होने के कारण भी हेडेक हो सकता है। और हमको माइग्रेन से राहत पाने के लिए इन जनरल हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो किसी ऐसे एटमॉस्फेयर को चूज़ कर लेते हैं, जैसे आपको लाइट से प्रॉब्लम हो रही है, साउंड से प्रॉब्लम हो रही है, तो वो दोनों चीज़ें वहाँ ना रहें। किसी शांत जगह पर आराम से बैठ जाना, लेट जाना और फिर अपने सिर और गर्दन में आपके अकॉर्डिंग जो रिक्वायरमेंट है ठंडा या गर्म सेक करना। कुछ आप कैफ़ीन वाले प्रोडक्ट भी चाहें तो ले सकते हैं कि कैफ़ीन यूज़ कर सकते हैं जिससे टेम्परेरी एक रिलीफ़ मिलता है पेन में। तो इस तरह से ये जो माइग्रेन है, अभी प्रेज़ेंट में आप देखें माइग्रेन काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम देता है और माइग्रेन भी एक स्टेट पेन होता है। अगर ड्यूरिंग माइग्रेन आप अपने स्टेट को चेंज कर पाएँ, तो आपका माइग्रेन उसी समय खत्म हो जाएगा। जबकि माइग्रेन मोस्टली कैसा होता है कि 2 से 3 दिन तक चलता है। अगर एक बार इसका अटैक आता है, तो मोस्टली ये 48 घंटे तक इसकी पेन बना रहता है और उसके बाद ये सबसाइड होता है। अब सेकंड था स्ट्रेस, मैनेज, तनाव। तनाव का जो सिर दर्द है वो कैसा होता है, एक बैंड पैटर्न का होता है और इसमें पहले थोड़ा दर्द होना शुरू होता है, फिर हमें ऐसा लगता है कि हमारी सिर, गर्दन, हमारे दोनों कंधे सभी कुछ ऐसे जकड़ रहे हैं और वो हमें अनईज़ी फ़ील कराते हैं। और धीरे-धीरे फिर वो दर्द बढ़ता जाता है। तो ये स्ट्रेस के कारण जो होता है, इसके कारण में सबसे पहला तो स्ट्रेस ही रहेगा कि किसी तरह का कोई आपको स्ट्रेस है, उसके कारण ये सिर दर्द होता है। फिर आपके मसल्स में यदि स्ट्रेस है, मसल्स यदि बहुत फ्लेक्सिबल नहीं है, वो भी एक कारण होता है। नींद पूरी ना होना या आप कुछ ऐसे मेडिसिन ले रहे हैं कि जो आपके लिए हार्मफुल है। कुछ मेडिसिन के भी साइड इफ़ेक्ट्स हेडेक होता है। तो अब इसके लिए हम क्या-क्या कर सकते हैं? इसके लिए हमें सबसे पहले जहाँ दर्द है, वहाँ या तो गर्म या ठंडा सेक करना है। कोशिश करना है कि हम खाली पेट ना रहें, प्रॉपर नींद लें और किसी एक करवट में लेकर आराम से सोना है। जो भी चीज़ हम कर रहे हैं उससे उस समय ब्रेक ले लेना है और ऐसे सिचुएशन से अपने आप को अलग रखना है जहाँ से हमको स्ट्रेस फ़ील होता है या तनाव फ़ील होता है। अभी ये कुछ नए रिसर्च हुए हैं जिसमें ये पता चला है कि जो स्ट्रेस हेडेक होता है, ये ब्रेन के जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, उनमें केमिकल चेंजेस होने की वजह से होता है। और ये केमिकल चेंजेस क्या होता है? बैड केमिकल चेंजेस। मतलब जब आप स्ट्रेस में होते हैं, तो आपकी बॉडी उन केमिकल्स को सीक्रेट करने लगती है, जो आपके बॉडी को डैमेज करते हैं या आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल हैं। इनको हम स्ट्रेस हार्मोन्स या स्ट्रेस केमिकल भी कहते हैं। हाइपेनिक जो हेडेक होता है, ये इसको हम एक अलार्म क्लॉक भी कहते हैं और ये थोड़े से डिफरेंट तरह का होता है। इसमें मोस्टली ये रात में होता है, जब व्यक्ति सोता रहता है, उस समय ये होता है और अचानक से सोते-सोते तेज़ दर्द होने लगता है और उसकी नींद खुल जाती है।
कई बार ये ऐसा होता है कि व्यक्ति के किसी फिक्स समय पे होता है कि जैसे उसको रात को 1 बजे ही होता है, या वो जैसे ही बहुत गहरी नींद में जाता है तो उसको दर्द होने लगता है। और ये दर्द लाइट भी हो सकता है और धीरे-धीरे ये बहुत अधिक भी हो सकता है। और ये कभी-कभी इस हद तक होता है कि लोग जाग जाते हैं और 15 से 20 मिनट तक ये दर्द बना रहता है। ज़्यादातर ये देखा गया है कि ये रात को 1 से 3 बजे, जबकि सबसे ज़्यादा गहरी नींद वाली पोज़ीशन होती है, उस समय ये होता है। दिन में अगर कोई सोता है तो उसको बहुत रेयरली ही होता है, मोस्टली ये रात में ही होता है और ये 15 मिनट से लेके 4 घंटे तक ये दर्द रह सकता है। इसके लिए भी मेडिकल में बहुत सारी ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन्स यूज़ की जाती हैं और इसके कारण बहुत सारे होते हैं कि यदि आपकी नींद प्रॉपर नहीं हो रही है या आपको अनिद्रा की बीमारी है, माइग्रेन का भी एक आगे बढ़ के जो रूप होता है वो हाइपेनिक हो जाता है। आपका अगर आप सोते समय दाँत पीसते हैं या अल्कोहल यूज़ करते हैं या कुछ ऐसे मेडिसिन यूज़ करते हैं जो नर्व से रिलेटेड हैं या ब्रेन के जिसके साइड इफ़ेक्ट ब्रेन पर होते हैं, तब भी ये जो हाइपेनिक हेडेक होता है, ये कई बार शुरू हो जाता है। लास्ट है क्लस्टर हेडेक। जो क्लस्टर हेडेक होता है, ये सबसे गंभीर रूप है हेडेक का और इसमें जो दर्द होता है, वो बहुत एक्सट्रीम होता है। सिर के कोई एक छोटे से हिस्से में होता है और ये 1 घंटे से 3 घंटे तक चलता है और फिर ये रिपीट होता है। तो ये कई बार महीनों तक चलता है। जैसे माइग्रेन 2 या 3 दिन बाद जो है समाप्त हो जाता है। तो माइग्रेन ही जब आगे बढ़ता है और थोड़ा क्रोनिक और गंभीर रूप ले लेता है, तब वो क्लस्टर में कन्वर्ट हो जाता है। तो मोस्टली इसमें क्या होता है कि आँख उसके आस-पास बहुत तेज़ दर्द होता है और वो दर्द का एक अटैक आता है जो 30 से 45 मिनट तक बना रहता है, फिर थोड़ा कम हो जाता है। फिर हो सकता है नेक्स्ट डे फिर अटैक आए या दिन में ही कई बार अटैक आए। तो इस तरह से ये लगातार बार-बार दर्द आना और जाना चलता रहता है और ये कई महीनों तक भी कंटिन्यू रह सकता है। इसके जो ट्रीटमेंट है उसमें क्या है, इसको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन पर रखा जाता है, ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है और कुछ स्थायी एनेस्थीसिया और कुछ मेडिसिन्स के ये नाम हैं, जो उसमें दिए जाते हैं। और इससे बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है, एक तो स्ट्रेस ना हो, दूसरा आपकी नींद प्रॉपर हो और तीसरा आप अल्कोहलिक या किसी तरह का ड्रग यूज़ ना करते हो। तो इन तीनों चीज़ों को नियमित करने से काफ़ी हद तक इस दर्द से बचाव किया जा सकता है। नेक्स्ट है टीएमजे, जो हमने पिक्चर में देखा था। टीएमजे का फुल फॉर्म क्या होता है? टेम्पोरो मैंडिबुलर जोड़। टेम्पोरो मैंडिबुलर जोड़ क्या है? जब हम मुंह खोलते हैं तो यहाँ कान के साइड में जिस जो एक जॉइंट होता है जिससे हमारा लोअर जॉ खुलता है और बंद होता है, या जैसे अभी मैं बोल रही हूँ तो जिसके कारण मेरा लोअर जॉ अप डाउन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। तो ये जो हमारे कान के बिल्कुल सामने की तरफ एक जॉइंट होता है, ये लगभग नी जॉइंट जैसा ही होता है, जो लोअर जॉ को मूवमेंट देता है। ये टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट कहलाता है। तो इस जॉइंट के आसपास दर्द होने पर उसको हम टीएमजे डिसऑर्डर बोलते हैं। और जब ये दर्द होता है तो मुंह खोलने, बंद करने में या बोलने में या खाने में, कुछ चबाने में, इन सब चीज़ों में दिक्कत होती है और दर्द होता है। तो ये जो दर्द होता है ये मोस्टली कहाँ होगा? साइड में, कान और उसके आसपास के एरिया में ये दर्द होगा और इसके सिम्पटम्स क्या होंगे कि ये दर्द होने के पहले उस हिस्से की मसल्स जो हैं उनमें बहुत टाइटनेस लगने लगेगी। आपका निचला जबड़ा जो है वो टाइट लगने लगेगा, उसमें दर्द आने लगेगा। कानों में ऐसे रिंगिंग की साउंड आने लगेंगे। तो ये सारे जो सिम्पटम्स होते हैं जो इसके दर्द शुरू होने के या इसके अटैक होने के जस्ट पहले आते हैं और इसमें जो भी इसके जो कारण होते हैं, वो कौन-कौन से होते हैं? यदि आपको मान लीजिए अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, यदि कोई बोन डिस्लोकेट है, इंजरी है, इन्फेक्शन है और अगर आपने दाँत को साफ या किसी तरह की ग्राइंडिंग कराई है, तो
ये सारी चीजें जो होती हैं ये कॉज होते हैं टीएमजे के। नेक्स्ट होता है पैराइटल हेडेक। पैराइटल हेडेक जिसको पार्श्विका सिरदर्द भी बोलते हैं, ये इसको एक जनरल भाषा में न्यू न्यू म्यूलर हेडेक भी बोलते हैं। ये दोनों लगभग सेम होते हैं। और जो न्यू म्यूलर होता है वो एक लंबे समय तक सिर दर्द चलता है, और जो ये पेराइटल हेडेक होता है ये थोड़ा शॉर्ट टाइम होता है। तो ये सिर के थोड़े से हिस्से को इफेक्ट करता है, और वो हिस्सा कौन सा है, जैसे कि इससे नाम से समझ में आ रहा है, पेराइटल हेडेक है, मतलब ये जो पेराइटल लोब है उस हिस्से पर ये पेन होगा, मतलब सिर के ऊपरी हल्के से पीछे के हिस्से में जहां पर पेराइटल लोब होता है। और इसके जैसे माइग्रेन है, स्ट्रेस हेडेक है, हाइपेनिक है, क्लस्टर है, ये सब भी आगे बढ़ के न्यूमरल हेडेक में कन्वर्ट हो सकते हैं। और ये इसके होने के कारण क्या है, एक है बैड पोस्चर। बैड पोस्चर क्या है कि यदि मान लीजिए हम लंबे समय तक सिर को ऐसे करके बैठते हैं, तो धीरे धीरे हमारे ये पूरी जो नर्व्स होती हैं पीछे की, इनमें एक स्ट्रेचिंग आने लगती है। बोन का हमारा जो अलाइनमेंट्स है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम के चलते, जस्ट मिनट ना, एक मिनट। तो ये सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं ये पेराइटल हेडेक के लिए। किसी भी तरह का हेडेक हो, उनका ट्रीटमेंट क्या होता है, एक तो अपने आप को हाइड्रेट रखें, पानी बहुत सफिशिएंट मात्रा में पिए, जिससे कि अ, आप हाइड्रेट रह सकें। फिर हॉट या कोल्ड वाटर से उसको सिकाई करें, या उस जगह को उस जगह पर यूज करें, मसाज करें उस जगह पर। एमीट्रिप्टाइलाइन एक एक मेडिसिन होती है जो उसमें दी जाती है। कुछ आप कॉफी या टी यूज कर सकते हैं। मेडिटेशन इसके लिए बहुत अच्छा एक सोल्यूशन होता है। प्रॉपर नींद होना बहुत जरूरी होता है। यदि आपकी नींद प्रॉपर है तो हेडेक में काफी हद तक, हेडेक से जो दर्द हो रहा है उसमें काफी हद तक कमी आ जाती है, पेन्स जो है कम आते हैं, नंबर ऑफ अटैक भी कम हो जाते हैं। थोड़ा सा आप जिंजर ले सकते हैं, जिंजर इसकी बहुत अच्छी रेमेडी है घरेलू, और कोल्ड पैक आप यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ ट्रीटमेंट है हेडेक के जो हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो डिजीज है वो है सेरिब्रा वेस्कुलर एक्सीडेंट्स। सेरिब्रा वेस्कुलर एक्सीडेंट एक तरह का अरेस्ट है, जैसे कार्डिक अरेस्ट होता है ना कि हार्ट अटैक जिसको हम बोलते हैं, वैसे ही ये ब्रेन स्ट्रोक है। और इसमें क्या होता है कि जो ब्रेन में ब्लड सप्लाई जो कर रही हैं जो आर्टरीज, उनमें प्लग जमा होने से या रुकावट आने से वहां का सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, और उस समय ब्रेन काम करना बंद कर देता है, जिसको हम बोलते हैं ब्रेन स्ट्रोक बोलते हैं। और ब्रेन स्ट्रोक से ब्रेन को काफी लॉस होता है। अब वो लॉस कितना रिकवर होता है ये डिपेंड करता है कि ब्रेन में ब्लड सप्लाई कितनी देर तक रुकी रही, कितनी देर तक ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिली, उस पे डिपेंड करता है। और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, चलने में, बोलने में, समझने में, फिर हाथ, पैर, चेहरा, इन सब में अकड़न आ जाती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जैसे ही शुरू होती हैं तो वो एक सेरिब्रा वास्कुलर एक्सीडेंट माना जाता है। और इसमें कुछ मेडिसिन्स होती हैं जिनको तुरंत देके, और ये जो क्लॉट डिपॉजिट हुआ है या प्लग, इसको वो मेडिसिन डिसॉल्व कर देती हैं और सप्लाई को प्रॉपर कर देती हैं। अब ये जो सप्लाई होती है ये सेरिब्रा आर्टरीज में होती है जो कि ब्रेन में पाई जाती है। नॉर्मल इसमें इसमें ब्लड का फ्लो प्रॉपर रहता है,
लेकिन जब इस तरह से इसके अंदर प्लग जमा हो जाता है और धीरे-धीरे ये इसके अंदर के एरिये को कम कर देता है, तो ये सप्लाई कम होती जाती है और कभी-कभी ऐसा होता है कि ये सप्लाई पूरी तरह बंद हो जाती है, तब उस कंडीशन को हम कहते हैं सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। अब इसमें क्या-क्या साइन्स होते हैं? तो इसके जो साइन्स है कि सबसे पहले तो ये है कि उसको अपना फेस, हाथ, पैर इन सब में नमनेस, एक झुनझुनी टाइप की फील होगी और वीकनेस लगेगी। फिर वो बोलने में आप उससे कुछ भी बोलने के लिए कहेंगे तो वो बोलने में कठिनाई महसूस करेगा क्योंकि उसकी फेशियल मसल्स प्रॉपर काम नहीं कर रही होंगी। इवन आप कुछ उसको बोलेंगे, आप उससे पूछेंगे कि आप कैसे हैं? तो वो भी उसको समझने में आपने जो बोला है, वो कठिनाई होगी। उसको अपनी दोनों आँखों से देखने में दिक्कत होगी, उसको चीज़ें थोड़ी ब्लर विज़न जिसको कहते हैं धुंधली दिखाई देनी पड़ेंगी। उसको चलने में प्रॉब्लम होगी, उसको ऐसा लगेगा कि वो अपने बैलेंस को नहीं बना के रख पा रहा है, उसकी गिरने की पोज़ीशन हो जाएगी। तो इस तरह के जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, हो सकता है कि सेवरल हेडेक हों, बिना किसी कारण के अचानक सिर में तेज़ दर्द होने लगे जगह-जगह पर। तो ये सब साइन्स होते हैं कि जो उसके ये जो प्लग जमा हो रहा है या जो आर्टरीज ब्लॉक हो रही है, उसके जस्ट पहले के ये साइन्स होते हैं। अब इसको जब भी ये स्ट्रोक आता है, तो ये कई तरह के क्लॉट्स होते हैं। कुछ क्लॉट ऐसे होते हैं कि ये जो बनते हैं, ब्लड को रोकते हैं, जो ब्लड ब्रेन में पहुंचने से रुक जाता है। फिर कुछ ऐसे होते हैं कि जो छोटे-छोटे प्लग होते हैं, वो कुछ सेकंड के लिए जमा हुए, फिर फ्लो के साथ अलग हो गए, तो उसमें ब्लड की सप्लाई पूरी तरह नहीं रुकती है, लेकिन कम हो जाती है। फिर कुछ ऐसे होते हैं कि जो उस आर्टरीज़ को ब्रेक कर देते हैं, लीक कर देते हैं, वहाँ से ब्लड लीक होकर ब्रेन में फैल जाता है या वो फट जाती है आर्टरीज़ और जो ब्लड वेसल्स और जो ब्लड है वो पूरे ब्रेन में फैल जाता है। तो इस तरह से ये बहुत सारी तरह के स्ट्रोक होते हैं और अलग-अलग तरह के स्ट्रोक होने के बाद भी इन सब के सिम्पटम्स लगभग सेम होते हैं। तो इन सब के सिम्पटम्स के लिए हमको याद रखना है बी फास्ट। बी फास्ट क्या होता है? बी से बैलेंस, यदि व्यक्ति अपना बैलेंस नहीं बना के रख पा रहा है, उसकी आईज़ जो उसका विज़न विज़न जो है वो ब्लर हो रहा है। उसका जो फेस होगा वो एक साइड ड्रॉप्ड हो जाएगा। नॉर्मल में जैसे ये लिप्स हमारे दोनों एक पॉइंट पर होते हैं तो ऐसा अप डाउन हो जाएँगे। फिर यदि वो अपने हाथ या पैर को अगर आप उसको हाथ ऊपर ऐसे ऊपर तक उठाने बोलेंगे तो वो नहीं उठा पाएगा या पैर उठाने बोलेंगे तो नहीं उठा पाएगा। उसको बोलने में दिक्कत हो रही है या आप जो बोल रहे हैं उसको समझने में दिक्कत हो रही है। तो अगर ये बी फास्ट के साइन हैं, तो हमें बिना देर किए उसको हॉस्पिटलाइज़ करना चाहिए क्योंकि ये ब्रेन स्ट्रोक का एक रीज़न हो सकता है। इसके बाद हम एक और ले लेते हैं जिसको हम मिर्गी कहते हैं या एपिलेप्सी। तो ये भी एक तरह के ब्रेन की डिजीज़ है और इसमें क्या होता है कि जो नर्व इम्पल्स होते हैं, वो उनकी जो स्पीड होती है, उनका जो बैलेंस होता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। और जब वो असामान्य या एब्नॉर्मल हो जाता है, तो ये एपिलेप्सी या मिर्गी के दौरे आते हैं। इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं कि इसमें ब्रेन ट्यूमर हो, सिर में किसी तरह की चोट लग गई हो, कुछ ऐसे अल्कोहल या कुछ नशीली दवाओं का उपयोग करते हो, किसी तरह का इन्फेक्शन हो या जब उसका जन्म डिलीवर हो रहा हो तो उस समय ऑक्सीजन की उस बच्चे में कमी हो गई हो, ब्रेन में सप्लाई थोड़ी देर से हुई हो। तो एपिलेप्सी में क्या होता है, एक तो होती है जनरलाइज़ एपिलेप्सी। इसमें आप इसमें जो ब्रेन होता है, उसके दोनों साइड में ये इफ़ेक्ट करती है सेम समय पर, लेफ्ट हेमिस्फीयर भी और राइट हेमिस्फीयर भी। और दूसरी होती है पार्शियल, तो पार्शियल ये ब्रेन के किसी एक पार्ट पर अटैक करती है। तो इस तरह से ये
एक पार्ट के अगर न्यूरॉन अफेक्टेड होते हैं तो वो पार्शियल हो गया, और अगर ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर अटैक हो रहे हैं तो वो जनरलाइज्ड हो गया। तो ये 2 तरह की एपिलेप्सी होती है। इसके कॉज़ क्या-क्या होते हैं? ब्रेन में किसी तरह का ट्रॉमा है, डैमेज है, कुछ उसको हेरिडिटी सिंड्रोम कुछ इस तरह के हैं, ब्रेन में इन्फेक्शन है, या ब्रेन में किसी तरह की इंज्यूरी हुई है, या उसको किसी तरह का भावनात्मक या इमोशनल वाला कोई अटैक आया है उस समय, जिसके कारण उसको स्ट्रोक हुआ है। इसके सिम्पटम्स क्या होंगे कि वो थोड़ा-सा अनकॉन्शियस होने लगेगा, बेहोश होने लगेगा, उसको वीकनेस लगेगी, अचानक से वो बहुत चिंतित नज़र आने लगेगा, और उसका जो विंड पाइप है, वो थोड़ा-सा उसको ऐसा लगेगा कि साँस रुक रही है, बोलने में कन्फ्यूज़ होगा, विज़न ब्लर होगा। तो ये सारे सिम्पटम्स जो हैं, वो एपिलेप्सी के पहले के हैं। और जब किसी को भी ये दौरा आता है, तो उसके लिए हमको क्या-क्या ध्यान रखना है? ट्रिपल एस स्टे। सबसे पहले तो उस व्यक्ति को जिसको आया है उसको प्रॉपर किसी जगह पर हम बैठा दें या लिटा दें। यदि वो कॉन्शियस है तो कोशिश करें कि उसको बिठा दें, और यदि वो अनकॉन्शियस है तो उसको लिटा दें एक कोई करवट लेके। उसको आसपास सेफ रखें, मतलब आसपास यदि कोई ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो शार्प ऑब्जेक्ट हैं या हार्मफुल ऑब्जेक्ट हैं तो उनको वहां से हटा दें, और अनकॉन्शियस स्थिति में किसी भी एक करवट पर लिटा दें। उसका एयरवे जो है वो प्रॉपर खुला रहे, इसलिए उसके सिर के नीचे एक पिलो रख दें, और अगर वो कॉन्शियस है तो उससे लगातार बात करते रहें और उसकी कॉन्शियसनेस को मेंटेन रखने की कोशिश करें। तो इस तरह से अगर देखें तो इसके जो फर्स्ट एड हैं वो भी यही हैं, और अ, हम टाइम से उसको डॉक्टर के यहाँ ले जाएँ या उसको हॉस्पिटलाइज़ करें। इन सबको करने के बाद अब हम ये पार्किंसन से नेक्स्ट टाइम लेंगे।